Well, hello, this is Arima Chaturvedi, your social science teacher, your social science educator at this Sun Academy platform where you and I will discuss and learn in some very amazing ways. So, I personally welcome you on this An Academy platform that is specifically for you guys. I'm telling you, it is specifically for you, it is specifically launched for you, built up for you, for all the 7th grade students. And we have also launched our other channels that are for classes 6th and 8th as well. And you can find all the subjects, all the teachers for all the subjects, and all the lessons on this platform. We are doing it hereby for only for you guys. So stay tuned on this channel. Do visit the platform, see all the videos if that is what you want, and importantly, go hit the subscribe button, share the video, and like it because we are new on this channel and we need your love and most importantly support. So let's let's give you a quick introduction of myself. Well, my name is Arima Chaturvedi and I'm your social science educator on an academy platform, and I'm also a student of history major, and I've also taught students of CBSE and ICSE school. So without any further ado, let's go on to this topic, that is environment, as we have already discussed that this environment in my previous video, right? So we have already discussed what environment is. We know now what are the components of environment, and we also know what are these elements of the components of environment are. We know what biosphere is. Correct. So, just a quick wind up, just a quick revision of what we have taught, what we have learned in our previous video. First one is, what is environment? Well, environment is our surrounding. ठीक है, एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट हमारी सराउंडिंग्स है, वही एनवायरमेंट है. सराउंडिंग्स मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग्स, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एनवायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन एनवायरमेंट. करेक्ट. तो ये 3 एनवायरमेंट क्या है? मैन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट. मैन मेड एनवायरमेंट क्या होता है? मैन मेड एनवायरमेंट वो एलिमेंट्स हैं एनवायरमेंट के, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स के, जिससे हम लोगों ने मिलकर बनाया है. जैसे कि सपोज ये माउस, ये फोन एंड ये चेयर, ऐसी जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाई है, वो सब क्या है? वो सब मिला के ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. सॉरी, ह्यूमन एनवायरनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग दैन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. Now the second thing is कि what is natural environment? Natural environment हमने पढ़ा था. Natural environment क्या होता है? ऐसे elements हमारे environment के जो कि कौन provide करता है? जो कि हमें nature provide करता है. Examples देखते हैं. Trees क्या हम बना सकते हैं? नहीं, trees हमें nature provide कर सकता है. And then soil नेचर प्रोवाइड करता है. एयर नेचर प्रोवाइड करते हैं. ऑल दी अदर लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ आर आल्सो प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. तो ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर कम्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. करेक्ट. एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट को वी विल रीड इन दिस वीडियो. बस एक छोटे से एग्जांपल बताती हूँ. आपके रूम में मम्मी और पापा दोनों हैं, तो अब वो आपकी सराउंडिंग्स में है. तो वो जो आपकी सराउंडिंग्स में है, यानी कि वो आपके एनवायरनमेंट में है, तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आपके मम्मी पापा कौन से एनवायरनमेंट में आते हैं? ह्यूमन, नेचुरल या ह्यूमन मेड? आप लोग सोचो, तब तक हम लोग आगे करते हैं. फिर आई विल गिव यू दिस आंसर व्हेन द टॉपिक कम. ठीक है. तो नाउ व्हाट वील स्टडी इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहली बात कि इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट एंड बायोस्फीयर, तीनों चीजें एक जैसी लगती है. दे लुक सिमिलर टू यू. ऑब्वियसली यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड इन दीज 3 वर्ड्स, बट दे आर डिफरेंट वर्ड्स एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, ध्यान रखना. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट आपकी सराउंडिंग्स हैं. उसके बाद एनवायरनमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ना बायोस्फीयर. बायोस्फीयर ऐसा स्पेस है, ऐसा जोन है या ऐसा
एरिया है जहाँ पे तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फीयर्स इंटरेक्ट करते हैं। और वो तीन डिफरेंट टाइप के स्फीयर्स क्या थे? लिथोस्फीयर दैट इज लैंड, एटमॉस्फेयर दैट इज एयर एंड हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर। यस, तो ये तीनों हमारे स्फीयर्स क्या होते हैं? ये तीनों स्फीयर्स मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर सपोर्ट्स लाइफ। अगर फिश को पानी और एयर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी, अगर ह्यूमंस को लैंड, एयर और वाटर नहीं मिलेंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है, पर ऐसा जोन एनवायरनमेंट में जहाँ पर जहाँ पे ये तीनों चीजें नहीं हो या फिर एक की भी कमी हो तो ह्यूमंस को रहने में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि राजस्थान, ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, वी नो दैट इट हैज डेजर्ट्स। Yes. So if you're going to a desert, you're living in a desert, what do you fear the most? You fear the most about the scarcity of water. Yes, about the heat of the sun. Yes. तो अब ये दो चीजें हैं, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो अगर हम डेजर्ट में रहने जाते हैं या फिर हम रह रहे होते हैं तो हम लोग सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि हमें पानी मिलेगा या नहीं। दैट मीन्स हाउ मच that tells us how much important water is for our life, correct? तो अब हमें पता है कि हमारे लिए ये जो तीनों चीजें हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए जो बायोस्फेयर होता है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। यस, सो मूविंग फर्दर, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम था कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by the interaction of all the living beings with one another and with the chemical and physical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy. हश, बहुत ही बड़ी डेफिनेशन थी ना, कोई बात नहीं, हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंट्रैक्शन से जो सिस्टम फॉर्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे होते हैं ये, दिस इंक्लूड्स ऑल द फिशेस, all the plants, all the animals and all the birds, most importantly all the human beings on this earth. This all categorizes and forms living organisms. तो ये सारे living organisms का interaction अपने साथ में और अपनी सराउंडिंग्स के साथ में जो सिस्टम फॉर्म करता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ, आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा है, ये फूड चेन भी एक इकोसिस्टम का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फूड चेन्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इकोसिस्टम्स भी होते हैं। जैसे कि डेजर्ट का इकोसिस्टम कैसा होगा? डेजर्ट के इकोसिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको छोटे छोटे से प्लांट्स मिलेंगे, ज्यादा बड़े प्लांट्स नहीं होते डेजर्ट्स में, करेक्ट? देखा है कभी डेजर्ट? देखना, ध्यान देना कभी भी इस बात पे। छोटे प्लांट्स मिलेंगे, यू विल फाइंड कैमल्स ऑन द रोड, यू विल फाइंड कैमल्स ऑन द सैंड, सॉरी देयर आर नो रोड्स। एंड देन what you will find is you will find heat, you will find sand all over the desert. और जबकि अगर हम केरला की बात करें, that has lush green forest, rich green forest, वहाँ पे इतने सारे पेड़ होते हैं, इतने सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, and those are basically valleys, और वहाँ पे थोड़े से हिली एरियाज भी हैं केरला में। तो अब हमने देखा कि दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, एक तो डेजर्ट एरिया और दूसरा इतना ज्यादा ग्रीन एरिया। तो ये जो दो सिस्टम्स हैं ये अलग अलग अपने इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हर एनिमल की अलग अलग डिपेंडेंसी होती है दूसरे एनिमल पे, इसीलिए कहते हैं कि जो ऑल लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे? आप अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर वो खाना बना के नहीं देंगी तो आप खाना नहीं खा पाओगे, है ना। तो अब आप अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ऐसे जो शेर है वो सारे एनिमल्स और सारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसे खाने के लिए एनिमल्स का मीट चाहिए। एंड a lion needs all the a lion needs meat of all the other animals to live on. He needs his food as we need our food, he needs his food as well. तो ये जितने लिविंग बींग्स हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब इन्हीं ये इंटरडिपेंडेंट की वजह से ही हम ये लाइन बोलते हैं कि ये जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है।
फिर आता है with one another and with chemical and physical factors of the environment. And now what are these chemical and physical factors of environment? Well, I'll tell you. Chemical environment are those things जैसे कि air, आप इसे touch तो नहीं कर सकते but you can feel it, right? It has some chemical stuff in it. तो केमिकल फैक्टर्स एनवायरनमेंट के कैसे, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, गैसेस हो गई, सारी जितने भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, तो ये सारी हो गई केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब हमें वाटर भी चाहिए और हमें ये गैसेस का भी नीड है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नीड है यानी कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है लिविंग बीइंग्स का केमिकल फैक्टर्स से. ऐसे ही फिजिकल फैक्टर्स से भी. फिजिकल फैक्टर्स क्या हो गए, ट्रीज हो गए, अदर ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए और माउंटेन्स हो गई, हमें सब चीज़ की नीड है, हम सब चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं. तो ये सब क्या है कि हम जब किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं तो वी कैन यूज द डिफरेंट टर्म दैट इज इंट्रैक्शन इन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, इन बिटवीन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, या फिर इन अ सिस्टम फॉर्म द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स विथ the chemical and physical factors of the environment. Chemical physical property factors क्या होंगे, हमारे surrounding, correct? तो वही चीज उसमें दे रखी है. In which they live are all linked by transfer of energy. अब ये क्या नया है, all linked by transfer of energy. ठीक है. अब एक बात बताओ, एक फूड ग्रेन है जिसे मैंने खाया, ठीक है. अब हमें पता है कि फूड में एनर्जी होती है, तभी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो जब मैंने फूड इनटेक किया, जब मैंने फूड खाया, तो मेरी बॉडी में भी एनर्जी आ गई. अब मेरी बॉडी को सपोज एक शेर ने खा लिया, ठीक है, सपोज अब मेरी बॉडी को शेर ने खा लिया, तो मेरी जितनी बॉडी की एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो गई, वो उस शेर में ट्रांसफर हो गई. यस. तो अब हमें पता चला कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पहले वो फूड से मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी से एक शेर की बॉडी में. तो अब हमें पता चला कि जब ये फूड, और ये क्या होता है, ये होता है फूड चेन, हमने पढ़ा था पहले बचपन में. तो ये फूड चेन जो होता है, दिस इज ऑल व्हाट इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. अब हमें इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया. मतलब क्या था सेंटेंस का, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ वन अनदर and with the chemical and physical factors of the environment which they live in, all linked by transfer of energy. किससे linked होते हैं, किससे connected होते हैं, transfer of energy से. yes. अब जो इकोसिस्टम्स होते हैं, इकोसिस्टम अलग अलग जगह के होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट का इकोसिस्टम कुछ और होगा, वहाँ पे हमें किसी और चीज़ की नेसेसिटी होगी, किसी और तरीके से ह्यूमंस किसी और तरीके से लिविंग बींग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे. ऐसे ही अगर मैं अंटार्कटिका में चली जाऊँ, बहुत कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर किसी और तरीके से इंटरडिपेंडेंट होंगे सॉरी. ऐसे ही अगर मैं प्लेन एरियाज में चली जाऊँ, तो वहाँ पे किसी और तरीके से इंटरडिपेंडेंट होंगे. और अगर मैं बहुत फॉरेस्टी एरिया में चली जाऊँ, तो वहाँ पे किसी और तरीके से इंटरडिपेंडेंट होंगे. तो दिस मीन्स कि जिस वे में, जिस सिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. और वो इकोसिस्टम हमें डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट जगह का डिफरेंट होता है. जैसे कि फॉरेस्ट का अलग होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, डिजर्ट्स का अलग होगा, माउंटेन्स का अलग होगा, प्लेटोज का, वैलीज का, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, सब अलग अलग होगा. ठीक है. एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका फटाफट से. जैसे कि मैं एक ओशन की बात करूं, ओशन का भी तो एक इकोसिस्टम होगा, है ना. हाँ. तो उस ओशन में जो इकोसिस्टम है वो कैसे होगा, छोटी सी फिश है, उसने छोटा सा प्लांट खा लिया. अब उस छोटी सी फिश को बड़ी सी फिश ने खा लिया, उस बड़ी सी फिश को और बड़ी सी फिश ने खा लिया, और बड़ी सी फिश को शार्क ने खा लिया, और उस शार्क को किसी और एनिमल ने खा लिया शायद, है ना. हाँ, ऐसे ही होता है. तो ये जो है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कर रहा है. हमें ये भी बता रहा है कि कैसे सारे एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और एनिमल्स कैसे और अपनी सराउंडिंग्स पे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे ये अपना एक अलग से इकोसिस्टम बना रहा है. करेक्ट. अब हमें समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है. बस दैट्स इट, खत्म, समझ में आ गया. ठीक है. अब मूविंग फर्दर, अब आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट. हमने पढ़ा था ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. यस, वही ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके मम्मी पापा रूम में आएंगे तो वो कौन से एनवायरनमेंट में आते हैं, नेचुरल, ह्यूमन या ह्यूमन मेड. तो वो ह्यूमन मेड में तो नहीं आते.
कॉन्फिडेंटली। हाउ? क्या उन्हें कोई ह्यूमन बना सकता है? नहीं, तो वो ह्यूमन मेड कैसे हुए? बिल्कुल नहीं हुए। फिर क्या वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं या क्या वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं? तो लेट्स गो विथ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसे आते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है वो सब सारे एलिमेंट्स नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, तो अब वो सारे एलिमेंट्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए। तो ये ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट है। अब आपने बोला कि जब ह्यूमंस तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है कि हम उन लोगों से क्या रिलेशन रखते हैं। जैसे आपके दो ह्यूमंस आपके रूम में आए, अब आपने उन्हें क्या बोला? आपने उन्हें बोला मम्मी एंड पापा। तो आपका रिलेशन उनसे क्या हुआ? आपका रिलेशन हुआ उनसे मदर का और एक फादर का, करेक्ट? तो ये जो रिलेशन है, हम कैसे अदर ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम उसे मॉडिफाई करते हैं, अपने रिलेशंस कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे एनवायरनमेंट को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ह्यूमन तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब मैंने उसे बोला कि यू आर माई मदर, दैट यू आर माई सिस्टर, सपोज यू आर माई सिस्टर, तो ये रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक पार्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ में, सारे रिलेशंस ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक पार्ट होते हैं। अब इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब ये तो हमें पता ही है, पता है कैसे। अब मेरे को बताओ, आपको गर्मी लग रही है और आपको ठंडा पानी का पीने का बहुत मन है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कीप इट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, डेफिनेटली, है ना। उसके बाद जब आप उसे निकालोगे तो वो पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा एंड यू विल ड्रिंक इट, करेक्ट। तो अब जब आप उस पानी को पियोगे तो वो पानी ठंडा हो चुका होगा। मतलब क्या हुआ कि हमने नेचुरल एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया, एनवायरनमेंट के एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारी नीड क्या थी? हमारी नीड थी ठंडा पानी पीने की, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ह्यूमंस कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट कैसे करते हैं मैंने बताया था, जब भी कोई भी चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, तो हम उसे बोलते हैं इंटरेक्ट करना इन अनदर टर्म्स, ठीक है। तो हमें पता चला कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं, और उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक वुड लिया और उसको मॉडिफाई कर दिया, क्या करके? पेंसिल बना के। पेंसिल से तो लिख रहे हो आप लोग, चलो ठीक है, पेंसिल लिख रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये जो हमारी पेंसिल थी, ये पेंसिल क्या है? ये पेंसिल मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? एक एलिमेंट का, एनवायरनमेंट के, जिसे हमें नेचर ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो ह्यूमंस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं और उसे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करते हैं, यानी उसे चेंज भी करते हैं। ऐसे ही इंट्रैक्शन एंड मॉडिफिकेशन वाज डिफरेंट इन अर्ली ह्यूमन बीइंग्स एंड मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। कैसे? ऐसे कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट नो हाउ टू मॉडिफाई थिंग्स, how they do not know how to start up a fire, they do not know how to invent a wheel, how to use a wheel, they do not know anything। तो वो क्या करते थे? वो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट रहते थे और उसे चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते थे। उन्हें ठंडा पानी पीने का मन तो होता था, पर उन्हें पता नहीं था कि ठंडा पानी हम कैसे बनाएं। फिर उसके बाद उन्हें ये तो पता था कि हमें जल्दी मूव करना है, तो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड रनिंग फास्टर, बट उन्हें पता ही नहीं था व्हील जैसी भी कोई चीज होती है। एंड फर्दर मूविंग फर्दर, डेज आफ्टर डेज, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, दे स्टार्टेड एंड दे इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड अ व्हील, ठीक है। तो हमने ऐसे धीमे धीमे करके मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया। तो जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, हमारे फोर फादर्स नहीं, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, वो मॉडिफाई नहीं करते थे। दे इंटरेक्टेड विद एनवायरनमेंट, दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। उन्हें सब कुछ एनवायरनमेंट से मिलता था, फूड, वाटर, एनीथिंग दैट यू नीड, दे गेट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट डायरेक्टली, उसे चेंज नहीं करते थे। और जबकि अगर हम अपनी बात करें, दैट आर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग हर चीज को मॉडिफाई करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, आप सबके घर में आरओ सिस्टम है, आपने क्या किया? आपने पानी की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया, पानी को मॉडिफाई कर दिया। हमने उसे नेचुरल फॉर्म में तो नहीं कंज्यूम किया ना, हमने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऐसे ही अब हमने क्या किया था? हमने फायर बनानी स्टार्ट करी। अब हमने क्या किया? पहले वाले जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने तो एनिमल लिया, उसे किल किया और उसे खा गए,
यही तो होता था, they eat it, they used to eat it, the raw animal, they used to eat the raw animal. Now what we do, now what the non-vegetarians do, they used to eat the cooked animal. जो एनिमल जिसे वो किल करते हैं फॉर देयर फूड पर्पस, वो उससे पहले कुक करते हैं प्रॉपरली एंड देन दे ईट इट. तो हमने उसे भी मॉडिफाई कर दिया. अब हम पहले वेजिटेबल्स ऐसे रॉ खा जाते थे. नाउ व्हाट वी डू, वी सॉटे इट, वी बेक इट और वी कुक इट नॉर्मली. ठीक है, तो अब हमें पता चला कि इंट्रैक्शन और मॉडिफिकेशन कैसे डिफरेंट था अर्ली ह्यूमन बीइंग्स का और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स का. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट यूज टू मॉडिफाई एनीथिंग एंड दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट. On the other hand, modern human beings are also very dependent on the environment or very interactive with the environment, but they do a lot of modification with the environment according to their needs. Yes. सो नाउ अब एक पॉइंट आता है कि ह्यूमंस ने कैसे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया. कैसे किया? पहला था कि उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया. द सेकंड वाज उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया. पहले वो लोग क्या करते थे, पहले अर्ली ह्यूमन बीइंग्स दे यूज्ड टू वॉन्डर, दे यूज्ड टू ट्रैवल बेयरफुट और उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे. अगर एक ट्री में एप्पल लगता हुआ तो वो एप्पल खा लेंगे. अगर उन्हें एक डियर मिला तो उन्होंने डियर को मार दिया और वो खा गए. ठीक है, ऐसे ही रॉ. अब जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम क्रॉप्स कैसे ग्रो करें. हमें अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही खाना है, तो मैं एप्पल कैसे खाऊं. तो उन्होंने स्टार्ट किया एप्पल को ग्रो करना. तो दैट मीन्स उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया. यानी कि जो अब हम लोग खा रहे हैं जैसे कि चावल, गेहूं, व्हीट, राइस, बार्ले एंड अदर थिंग्स, तो ये सब क्या है, ये हमारे क्रॉप्स हैं जिन्हें उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया. अब उससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने वो डियर मिला, उन्होंने डियर मारा और वो उसे रॉ खा गए. बट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इस एनिमल से हमें और भी तो चीजें मिल सकती हैं. तो उन्होंने उसे पालना स्टार्ट कर दिया, यानी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि आप लोग देखते हो कि गाय है, भैंस है, ये लोग क्या होता है, ये लोग इसको डोमेस्टिकेट करते हैं इन एनिमल्स को एंड दे यूज इट फॉर प्रोवाइडिंग अस मिल्क एंड अदर स्टफ. ठीक है, फिर एक पॉइंट था, व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस वाज प्रोड्यूस्ड, ट्रेड स्टार्टेड, बार्टर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब क्या हुआ, धीमे धीमे और मॉडिफिकेशन हुआ. क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि व्हील का इन्वेंशन हुआ. देखो पिक्चर्स में कितने सुंदर सुंदर व्हील्स हैं. फर्स्ट व्हील इज ऑफ अ सिंपल वुड. फिर सेकंड उसको और अच्छे से उन्होंने, जो पहले हैवी वुड का यूज किया था उन्होंने अब उसे थोड़ा लाइट वेट बना दिया. फिर थर्ड वाला उसे टेक्नोलॉजिकली मेटल का बना दिया और ऊपर से रबर की एक लेयर लगा दी. दैट इज द टायर ऑफ द व्हील. यस. और उसके बाद और कौन से व्हील्स हैं जो कि हैवी, अच्छी क्वालिटी के, जिसमें अच्छी क्वालिटी की रबर, अच्छी क्वालिटी के मेटल्स यूज किए गए. ठीक है, तो अब हमें पता चला कि व्हील का कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ. और व्हील आया कहाँ से था, व्हील आया था एनवायरनमेंट के मटेरियल से. आज भी जो हम व्हील्स यूज करते हैं वो सारी चीजें जो भी हम यूज करते हैं सब कुछ कैसे ना कैसे उनका रॉ फॉर्म हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है. द सेकेंड वाज सरप्लस वाज प्रोड्यूस्ड. नाउ व्हाट इज सरप्लस. सरप्लस ऐसा टर्म होता है, सरप्लस मतलब होता है कि हम एक क्वांटिटी से ज्यादा जब किसी चीज को रख लेते हैं या कि स्टोर कर लेते हैं फॉर दी फ्यूचर, तो हम उसे सरप्लस कहते हैं. इट इज बेसिकली यूज्ड इन फूड और क्रॉप्स. जैसे मेरे को अपने लिए 1 किलो चावल चाहिए और मैं मार्केट से 2 किलो चावल ले आती हूँ 1 किलो स्टोर करने के लिए कि बाद में काम आ जाएगा. तो वो जो 1 किलो चावल मैंने स्टोर किया है, दैट इज सरप्लस. ठीक है, तो अब जब उन्हें ये पता चला कि हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब पता नहीं बाद में हमें टाइम मिले ना मिले, बाद में कोई चीज हो ना हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टोर करना चालू कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने और मॉडिफिकेशन किए, उन्होंने मैन्योर्स डाले, उन्होंने फर्टिलाइजर्स डाले. वाई, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाए. टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द crops, to produce the surplus, they modified the environment. Correct. Now the thing is कि जब किसी के पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो they started trading it. अगर मेरे पास एक पेन है, आपके पास एक पेंसिल है और मेरे को पेंसिल चाहिए, तो what I'll do, I'll ask to you if you want that pencil and I want to take the pen of yours, right?
तो अब ऐसे ही लोगों ने क्या किया, लोगों ने ट्रेड स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास सरप्लस था, सरप्लस यानी कि स्टोर्ड सामान था, तो वो स्टोर्ड सामान उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से एक्सचेंज करने लग गए। मेरे को पेन चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपसे थोड़े से चावल ले लूंगी, आपको थोड़े से चावल दे दूंगी और आप मेरे से मेरा पेन ले लोगे। तो दैट इज ट्रेड एंड दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है जब हम किसी भी चीज का एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे मनी नहीं रिक्वायर्ड होता है। पहले जो हम ट्रेड करते थे, अभी भी ट्रेड करते हैं, यू गो टू अ शॉप, यू बाय अ पेन एंड यू विल गिव द शॉपकीपर द मनी, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अब आप शॉपकीपर को मनी नहीं देते थे, पहले हम उसकी जो रिक्वायरमेंट होती थी हम उसे वो देते थे। हमारी रिक्वायरमेंट पेन की है तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट कॉपी की होगी, तो वो हमसे बोलेगा कि आप मेरे को कॉपी दो तब मैं आपको पेन दूंगा। ऐसे ही जैसे हम स्कूल में बच्चे अपने क्लासमेट्स के साथ करते हैं, एग्जैक्टली। तो दैट इज बार्टर सिस्टम। अब ये सब चीजें कैसे एग्जिस्टेंस में आई, ये सब चीजें ऐसे एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि हम लोग ने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने मॉडिफाई करना और तो स्टार्ट किया, कैसे, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि व्हील बन गया था तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने लग गया, इंडस्ट्रीज बन गई तो हमने व्हील में भी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। फिर हमारा कम्युनिकेशन ईजी और स्पीडी हो गया, कैसे आज हम ईमेल्स करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, सब जस्ट विद अ टच ऑफ अ हैंड, है ना। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब वी हैव मॉडिफाइड अ एनवायरनमेंट टू अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और इसकी वजह से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। बट द थिंग टू कीप इन माइंड इज कि हमें उतना ही मॉडिफाई करना चाहिए जितना एनवायरनमेंट इनटेक कर सके। क्यों, आपको पता है आजकल कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, because we have cut down the trees, we have cut down the whole acres of forest because of our needs, और हमने उसकी सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा इन फ्यूचर, उसकी सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे। अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज को मॉडिफाई करने से पहले, किसी भी एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने से पहले, कि आगे की सिचुएशन यानी कि फ्यूचर सिचुएशन उसकी वजह से कितनी अफेक्ट, ठीक है। तो द थिंग टू कीप इन माइंड इज कि ह्यूमंस नीड टू लिव इन अ हार्मोनियस वे विद द एनवायरनमेंट। And with this topic, this is the end of the chapter. I take a very goodbye, signing off with you guys, and I'm again introducing myself. I'm Arima Chaturvedi, a social studies teacher. And with that, I'm signing off this lecture. I'm signing off this video. Go hit the subscribe button, like this video, share this video, and this is the live school daily where you can learn every day, every topic, anything that you need, we will provide you on this platform. So give it a big fat thumbs up. And importantly, if you are preparing for NEET, if your brother or sister is preparing for NEET, JEE, 11th, 12th, 9th and 10th, we also provide classes uh, for these things. For 9th standard, 12th standard, we have a different channel. For 11th, 12th, we have a different channel. For NEET and JEE, we have a different channel. So do subscribe it. Hit the bell icon because you don't want to miss any notification. You have to study. You have to win the hearts of your parents, right? So this is me, Arima Chaturvedi, signing you off. Bye-bye. Take care.